नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में। आज इस सत्र में हम चर्चा करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी जितने भी प्रश्न आए हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा 2024 में उनके ऊपर। तो शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने सेट डी से लिया है सारा प्रश्न, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। यहाँ सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर 67वां प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टीय यूनिट उपर्युक्त में से किन्हें वितरित ऊर्जा संसाधन माना जा सकता है? तो ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये सभी जो है, इन सभी को हम वितरित ऊर्जा संसाधन मान सकते हैं। आखिर ये जो वितरित ऊर्जा संसाधन होते हैं वो होते क्या हैं? तो ये आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि छोटे पावर सोर्स होते हैं जो जिन्हें नियमित मांग को पूरा करने के लिए एकत्रित किया जा सकता है। और इसलिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन्हें विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड, मॉड्यूलर या फिर लचीली प्रौद्योगिकियों में इनका उपयोग किया जा सकता है, जहां पर भी उन्हें लोड के नज़दीक रखने की आवश्यकता हो। तो लोड के नज़दीक की जो सेवाएं होंगी वो इनसे हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए जो ट्रांसमिशन या फिर वितरण प्रणाली का जो भार है उसको कम करने में ये सक्षम होते हैं, और साथ ही साथ माफ कीजिएगा, पर्यावरण और ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी ये योगदान देते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं, इन सब को हम ये मान सकते हैं वितरित ऊर्जा संसाधन। तो इसीलिए ये जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा सभी चार। हाल ही में सूर्य घर योजना के बारे में भी हमने देखा है कि इसके ऊपर चर्चाएं हुई हैं, सरकारी जो नई योजना आई है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये सारे जो कथन हैं ये सब सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 79वां प्रश्न। तो 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुथली, सोयाबीन उपर्युक्त में से किसे मटर कुल या फैमिली के माने जा सकते हैं? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं मूंगफली, कुथली या सोयाबीन की, इन सभी को हम फबाशिया फैमिली से संबंधित मानते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखते हैं फबाशिया फैमिली। तो ये सारे फबासी फैमिली के माने जा सकते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर लेग्यूम कहते हैं या फिर मटर या बीन परिवार से माना जाता है। तो इन सब को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तीनों ही जो यहाँ पर हैं, ये तीनों ही उसी परिवार के माने जाएंगे। तो ये जो परिवार है एक ऐसे पौधों के होते हैं जिनमें अक्सर उनकी जड़ों में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिनसे वे मृदा के स्वास्थ्य और कृषि के लिए बहुत ही मूल्यवान हो जाते हैं। तो ये सभी को इसी में माना जाएगा। तो यहाँ पर सभी तीन जो है वो इसी परिवार के माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 86वां प्रश्न। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। कृषि अपशिष्ट, मक्का के दाने, अपशिष्ट जल शोधन अवपंख, काष्ठ मील अवशिष्ट उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के रूप में के फीड स्टॉक के रूप में हम कर सकते हैं? तो फीड स्टॉक का मतलब एक प्रकार से आप कह लीजिए कि होता है कच्चा माल, जिसके बारे में हमने अपनी कक्षाओं में भी चर्चा की थी जब हम बायोफ्यूल की चर्चा कर रहे थे, बायो ईंधन, जैव ईंधन की चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ पर इसकी चर्चा हमने की थी। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं संधारणीय विमानन ईंधन यानी सस्टेनेबल एवियोनिक फ्यूल, तो इसको एक प्रकार के हम जैव ईंधन के रूप में मान सकते हैं, जिन्हें विमानों को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग जिनका किया जाता है। तो वैसे में हम देखते हैं कि इनके जब हम जो पारंपरिक जेट ईंधन है उनसे तुलना करते हैं, तो उनके तुलना में इनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होता है, यानी कि इनसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। और इसे बनाने में उपयोग किए गए जो फीडस्टॉक यानी जो कच्चा माल होता है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि उनके आधार पर हम देखते हैं कि इनसे उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई प्रकार से अलग अलग प्रकार के फीडस्टॉक का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें कृषि अपशिष्ट तो है ही, मक्के के दाने भी हैं, अपशिष्ट जल शोधन अपंख है और काष्ठ मिल अपशिष्ट भी है। लेकिन साथ ही साथ हमने बात की थी कई सारे ऐसे फीडस्टॉक होते हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे जो तेल बीज होते हैं या तैलीय बीज होते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है।
उनका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ शैवाल अगर याद करें तो शैवाल का भी उपयोग किया जा सकता है, हम अगर चाहे तो उनका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अन्य वसा व तेल होते हैं उनका भी उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है, उनका भी उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वन ईंधन, वन अवशेष लकड़ी जो होती है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का भी उपयोग किया जा सकता है। और यदि हम चाहें तो उसके साथ साथ हम ऊर्जा फसलों का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको याद हो हमने इनके बारे में पढ़ा था कि ऊर्जा फसलों का भी उपयोग किया जा सकता है। तो इन सब का उपयोग हम चाहें तो कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, 88वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी यानी वर्चुअल दुनिया के एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क, जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी यानी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेटावर्स की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेटावर्स की। मेटावर्स का अर्थ होता है एक सामूहिक वर्चुअल साझा स्थान के रूप में जिसे देखते हैं, जो वर्चुअल संबंधित भौतिक वास्तविकता और भौतिक रूप से स्थायी वर्चुअल स्थान के मिलन के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो इसीलिए इसमें हर प्रकार की जो वर्चुअल दुनिया होती है, चाहे वह वर्चुअल रियलिटी हो या ऑगमेंटेड रियलिटी हो या इंटरनेट हो, इन सब को मिला करके बनाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, ये वर्णन हम कह सकते हैं कि मेटावर्स से संबंधित है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 91वां प्रश्न। विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर यानी आरटीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आरटीजी लघु विखंडन रिएक्टर है। दूसरा, आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। तीसरा, आरटीजी में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जाता है, जो शस्त्र विकास का एक उपयोत्पाद है। अब देखिए, हम जब बात करते हैं आरटीजी की, तो आरटीजी के बारे में हमने चर्चा की थी जब हम न्यूक्लियर एनर्जी अपने चैप्टर की चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने इन दोनों की तो बात की थी कि यहाँ पर हम अंतरिक्ष यानों में इनका उपयोग करते हैं। और हमने देखा है कि आज इसरो ने भी इसे बना लिया है। हालांकि नासा वगैरह पहले से इसका उपयोग करते आए हैं, लेकिन अब इसरो के पास भी ये तकनीक उपलब्ध है। तो अंतरिक्ष यानों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। विशेषकर वैसे सारे हमारे जो मिशन होते हैं जिसे हमारे सौर मंडल के बहुत भारी भाग में जाना है, मान लीजिए प्लूटो की तरफ जाना है या फिर उससे भी बाहर जाना है, जैसे वॉयेजर मिशन है। तो इस प्रकार के जो मिशन होते हैं उसमें आरटीजी का उपयोग किया जा सकता है। तो दूसरा और तीसरा कथन तो सही है। अब पहला कथन जो है ये यहाँ पर ये गलत हो जाता है। इसे हम विखंडनीय रिएक्टर के रूप में नहीं देख सकते। एक ऐसे उपकरण के रूप में हम इसे देख सकते हैं जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप का क्षय, जो रेडियोधर्मी क्षय जिसको हम कहते हैं, वो रेडियोधर्मी क्षय को दर्शाता है। और उससे उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को विद्युत के रूप में परिवर्तित करता है। तो ऊष्मा का यानी रेडियोधर्मी ऊष्मा जो यहाँ पर से निकलती है, उसका हम प्रयोग करते हैं और उसे हम विद्युत में परिवर्तित करते हैं। इसे हम सीबेक प्रभाव भी कहते हैं। इसे सीबेक प्रभाव भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसे सीबेक प्रभाव भी कहा जाता है। तो केवल दूसरा और तीसरा कथन जो यहाँ पर दिया गया है वही सही माने जाएंगे, पहला कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो इसीलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। दूसरा, वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। तो उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला कथन क्या है कि बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर कथन है, ये कथन गलत हो जाता है। इसलिए आपको अगर याद हो, हमने तारों के जीवन चक्र के बारे में चर्चा की थी जब हम अपने अंतरिक्ष विज्ञान वाले
चैप्टर में थे, तो वहाँ पर इसकी तुलना हमने उसकी चर्चा हमने की थी, और हमने यह कहा था कि जब भी किसी तारे की मृत्यु होने वाली होती है तब वो या तो लाल वृहद तारे यानी रेड जायंट या लाल दानव भी जिसे कहते हैं, या फिर रेड सुपर जायंट यानी महादानव तारों में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही और परिवर्तित होने के बाद उनका जो मध्य भाग होता है वो काफ़ी ज़्यादा अस्थिर हो जाता है और उसमें विस्फोट भी हो सकता है, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो ये जो है ये अधिक समय तक नहीं बल्कि कम समय तक ही अस्तित्व में बने रहते हैं। उनकी तुलना में वामन तारे, जो हमने श्वेत वामन की बात की थी कि अंततः श्वेत वामन वे बन जाते हैं, तो श्वेत वामन वगैरह वो ज्यादा दिन तक वो आराम से अस्तित्व में बने रहते हैं। तो इसीलिए पहला कथन जो है ये गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए में कहा जा रहा है कि पहला कथन सही है या दोनों कथन सही है, इसमें भी कहा जा रहा है कि दोनों कथन सही है, इसमें भी कहा जा रहा है कि पहला कथन सही है। तो हमारे पास तो केवल एक ही विकल्प बचता है जो कि है चौथा विकल्प कि पहला कथन सही नहीं है। दूसरा कथन क्या है, वामन तारों की तुलना में वृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। ये बिल्कुल सही है कि उनमें हम देखते हैं कि उनमें उच्चतर दर जो है वो होती है, और यही उच्चतर दर होने के कारण हम देखते हैं कि इनमें से ऊर्जा जो निकलती है वो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और काफी तेजी से सारी ऊर्जा जो है वो निकल चुकी होती है। तो वैसे में क्या होगा कि जो बृहद तारे हैं या जो दानव या महादानव तारे हैं वो बहुत दिन तक वो अस्तित्व में नहीं रह पाते। तो इसीलिए पहला कथन जो है वो गलत हो जाता है और दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 93। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फादित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो ये 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं। अब देखिए, यदि हम अपने मानव शरीर की बात करें तो इस मानव शरीर के हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ पर जो आपको पहला कथन दिया गया है, पहला जो विकल्प दिया गया है, ये पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या होता है और कैसे होता है, इन बातों को भी हम समझने की कोशिश करें ताकि आपके दिमाग में ये स्पष्ट रहे कि आखिर हमने ए को क्यों चुना और बाकियों को क्यों नहीं चुना। तो देखिए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये एक ऐसा गैस होता है जो प्राकृतिक रूप से रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत बनाने वाले जो एंडोथेलियल कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा उत्पन्न ये होते हैं। तो याद रखेंगे कि ये जो है ये एंडोथीलियल, ठीक है, एंडोथीलियल कोशिकाएं होती हैं, एंडोथीलियल कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं और यह एक संकेतन अणु के रूप में ये काम करते हैं जो रक्त वाहिकाओं को घेरने वाली जो चिकनी मांसपेशियां होती हैं, पेशियां जो होती हैं उनको आराम करने का निर्देश देती हैं, जिससे जो वाहिकाएं होती हैं वो फैल जाती हैं। और इस प्रक्रिया को हम वासोडायलेशन भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में वासोडायलेशन भी कहा जाता है, ठीक है, इसे वासोडायलेशन भी कहा जाता है। और ये वासोडायलेशन होता है जिसके कारण रक्त प्रवाह जो है वो बढ़ जाती है और रक्तचाप को कम करने में इससे हमें फायदा मिलता है। तो बाकी जो है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के विपरीत जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड को जब देखते हैं तो विशेष रूप से इसका जो उद्देश्य है वो है कि शरीर में जो संश्लेषित ये जब होते हैं तो इसके कारण हम देखते हैं कि ये हमारे रक्तचाप को कम करता है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इसकी बहुत प्रमुख भूमिका होती है। तो इसीलिए इसका जो उत्तर है वो होगा ए। 94। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ यानी नारकोटिक्स की पहचान, वर्षण की मॉनिटरिंग और पशुओं के प्रवास पर नजर रखना। उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रडार का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं विमान पत्तन यानी या फिर विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक यानी नारकोटिक्स पदार्थ की पहचान, यहाँ पर हम रडार का उपयोग नहीं करते।
यहाँ पर आपको जैसे पता होगा कि हम सामान्यतः एक्सरे का उपयोग करते हैं। एक्सरे मशीनें लगी हुई होती हैं और मिलीमीटर वेव मशीनें लगी हुई होती हैं, इस प्रकार की मशीनें होती हैं। कुछ रासायनिक मशीनें भी होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और उनके माध्यम से ये किया जाता है। तो रडार का उपयोग यहाँ पर हम नहीं करते। वर्षण की निगरानी, यहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं कि मौसम विज्ञान संबंधी जो रडार होते हैं वो वर्षा का पता लगाने के लिए या उसे ट्रैक करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रणालियां होती हैं वो तरंगों को उत्सर्जित करती हैं जो वर्षा के कणों से जाकर के टकराते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं और उससे फिर हम यहाँ पर से आंकड़े हम प्राप्त करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर पशुओं के प्रवास पर नजर रखना यानी ट्रैकिंग रखना, इनको हम कहते हैं बायो रडार। यहाँ पर कुछ रडार होते हैं जिनको बायो रडार कहा जाता है। तो बायो रडार का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है और ये जानवरों के समूह के बायोमास और उसकी गति के पैटर्न का पता लगाने में इनका उपयोग किया जाता है, जो कि पारिस्थितिकी के महत्व के दृष्टिकोण से या फिर संरक्षण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसीलिए दूसरा और तीसरा जो कथन यहाँ पर दिया गया है वो दोनों सही है। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि केवल 2। 95, निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, मिग-29, तेजस मार्क 1 उपयुक्त में से कितनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? देखिए, 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान होते हैं वे वैसे लड़ाकू विमान होते हैं जिनमें सॉफ्टवेयर का बहुत प्रमुखता से उपयोग किया जाता है, जिनका जो स्टेल्थ प्रौद्योगिकी का उपयोग है उसमें वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया जाए। तो ये सारे होते हैं। रफाल को हम 4.5वीं पीढ़ी मानते हैं, 4.5वीं पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ तो ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जो कि 5वीं पीढ़ी के समान है, कुछ लेकिन ऐसे हैं जो कि 4थी पीढ़ी में पाए जाते थे, तो इसीलिए इसके बीच का माना जाता है। दूसरा है मिग-29। अब मिग-29 जो है, मिग-29 को हम 4थी पीढ़ी का मानते हैं, ठीक है, 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है इसे। और तेजस मार्क 1 जो है इसको भी मुख्यतः हम 4थी पीढ़ी का विमान मान सकते हैं। तो इसीलिए ये तीनों में से कोई भी ऐसे विमान नहीं है जिनको कि हम 5वीं पीढ़ी का विमान मान सके। तो इसीलिए ये तीनों के तीनों गलत हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 96, निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजेलों का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, जब हम बात करते हैं हाइड्रोजेल की तो रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी के लिए, चल वातानुकूलित प्रणाली में, या फिर औद्योगिक स्नेहकों के विचरण में। तो ये 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजेल की बात करें तो हाइड्रोजेल जो है एक प्रकार के, आप इन्हें बहुआयामी पॉलीमर मान सकते हैं जो कि बहुत बड़ी मात्रा में जल को बनाए रख सकते हैं और जैविक अनुप्रयोगों में इनका उपयोग किया जाता है। तो जब नियंत्रित दवाओं के वितरण में हम देखते हैं तो हाइड्रोजेल जो है वो चिकित्सीय एजेंट के रूप में उनको संलग्न किया जा सकता है। उन्हें विशिष्ट शारीरिक स्थितियों को के जवाब में इनको हम देखते हैं कि इनका उपयोग किया जा सकता है। विशेषकर जब मान लीजिए कि एक बहुत ही सीमित मात्रा में आपको दवाओं को किसी एक स्थान तक पहुंचाना हो शरीर में, तो उनमें इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो चल वातानुकूलित प्रणाली है यानी मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसमें भी इनका उपयोग किया जा सकता है। ये जल को अवशोषित कर लेंगे और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये आसपास के इलाकों को ठंडा करने के लिए भी इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी इनका उपयोग किया जा सकता है। औद्योगिक स्नेहकों के विचरण में यहाँ पर भी इनका उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि एक चिकनी जेल जैसी ये सतह ये बना पाते हैं, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि ये जो घर्षण है, घर्षण को कम करने में इनका उपयोग किया जा सकता है विभिन्न उद्योगों में। तो इसलिए ये तीनों ही सही हो जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 97, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? तो यहाँ पर देखिए, हम जब हम बात करते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों की, तो यहाँ पर देखिए जब भी फ्यूल सेल की बात हो
ठीक है, फ्यूल सेल की बात जहां पर भी हो तो इतना समझ लें कि वहां पर क्या होता है, वहां पर हाइड्रोजन का हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ हमें बिजली, पानी और ऊष्मा यहाँ पर उत्पन्न होते हुए दिखती है। तो वैसे में हम देखते हैं कि एक रासायनिक प्रक्रिया होती है क्या, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी और यहाँ पर से हमें जल प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होते हुए हम देखते हैं। तो इसके माध्यम से जल हमें जो है इसका उत्सर्जन दिख रहा है, और ये जो जल है ये जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए बिजली को उत्पन्न करती है, और साथ ही साथ निकास पाइप के साथ साथ हम देखते हैं कि वहां पर से पानी जो कि जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है वो यहाँ पर हम होते हुए देखते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हम इसका उपयोग करते हैं तो पारंपरिक जो अंतर्दहन इंजन होते हैं, जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उनके विपरीत यहाँ पर प्रदूषण जो है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। 98, हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द के वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? तो सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई में, धान्य फसलों के उत्थान सिंचाई में, दीर्घविधि ऊर्जा भंडारण में, या फिर वर्षा जल संचयन प्रणाली में। तो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए एक विधि मानी जाती है, जो कि बिजली ग्रिड को संतुलित करने के लिए विशिष्ट रूप से काफ़ी उपयोगी जिन्हें देखा जाता है। और यह जो प्रक्रिया है ये दो जलाशयों के बीच में होती है जो कि विभिन्न ऊंचाइयों पर होते हैं। तो जब बिजली की मांग कम होती है तो अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग निचले जलाशय के पानी को उच्च जलाशय के पानी के पंप तक पहुंचाया जाता है, और जब बिजली की मांग अधिक होती है तो जो भी संग्रहित पानी है उसको टरबाइन के माध्यम से निचले जलाशय में छोड़ दिया जाता है, जिससे बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो यह ऊर्जा भंडारण का एक अत्यधिक कुशल तरीका माना जाता है, क्योंकि यह लंबी अवधि के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है, जो कि ग्रिड की स्थिति को बनाए रखने और उच्च मांग के समय बिजली के विश्वसनीय आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की विविधता को संतुलित करने में काफ़ी मदद भी करता है। तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ विधि ऊर्जा भंडारण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? तो जब हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की, तो इन जो भी विस्तृत जब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की, तो इनसे जो उत्पन्न अपशिष्ट होते हैं वो जल उपचार प्रणालियां में मदद करती हैं, और अपशिष्ट जल जो होते हैं, जो अपशिष्ट जल होता है उसके उपचार में इन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि जैविक उपचार को ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के साथ साथ ये जोड़ देते हैं। तो जो भी इस प्रकार की प्रणाली होती है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो जैविक रूप से जो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है वहाँ पर सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग किया जाता है, उनके द्वारा जो उपचारित पानी है उसको फिर से मेम्ब्रेन के माध्यम से छाना जाता है, जैसे कि माइक्रोफिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, जहाँ पर जो भी निलंबित ठोस पदार्थ हो या बैक्टीरिया या फिर अन्य संदूषक हो उनको हटाने के लिए इस मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। तो जैसे अगर आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में सुना हो, हमारे पास आजकल आरओ फिल्टर आते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आरओ है, यूवी है, यूएफ है, तो ये सारी प्रणालियों की बात की जाती है। तो इसमें यूएफ प्रणाली जो होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, उसमें इस प्रकार के बायो मेम्ब्रेन का उपयोग, बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से जो भी छोटे छोटे कण होंगे, अपशिष्ट के छोटे छोटे कण हो या फिर कोई भी सूक्ष्म जीवी हो, उनको छान लिया जाता है इस मेम्ब्रेन के माध्यम से। तो इसीलिए अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियों में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको इसे समझ में आए कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और कैसे इनके उत्तर तक हम पहुंचते हैं। तो इसी के साथ यह जो हमारा सत्र है इसे मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।